Okay, sir. Thank you. For convenience, we usually take डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है आप में से कुछ लोगों का, तो फिर वो बार-बार एडमिट होते हैं, उसकी वजह से भी रुकना पड़ता है। अच्छा, चलें। तो हम बात कर रहे थे कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम एक रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ले लें, यार ठीक है? आवाज और नहीं आ रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ क्लियरली है। डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा। कोई तो ऐसी क्लास है जिसमें सिर्फ हमारा ही सेक्शन बोल रहा है। पियानो बज रहा है ऐसे लग रहा है। स्क्रीन भी आई थिंक सो ऑफ हो गई है। मुर्तजी सिर्फ है ही हमारी क्लास, इस वजह से सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, ये वाले है ही नहीं है। मेरे वाले स्क्रीन भी ऑफ हो गई है ना? वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। हेलो, चलें आप अपने आप को म्यूट करें। और तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, हम ये जो 24.2 टॉपिक में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने देखा। उसके बाद टॉपिक आता है 24.3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही। सर बोल ही नहीं रहे। पॉसिबल। सर हमारे जीआर को होस्ट बना के चले गए। हेलो, हाँ जी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, U इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एनर्जी 2.4 टाइम्स पर -17 जूल है, और चार्ज जो है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लेट से इतनी बन रही है। अगर हम चार्ज डबल करते हैं ना, अगर हम ये 3 चार्ज 1.6 की बजाय 3.2 ले लेते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो डबल हो जाती है।
ठीक है। इसी तरह अगर आप चार्ज को 3 टाइम्स करें, 1.6 की जगह आप 3 टाइम्स करके 4.8 इंटू 10⁻19 ले लें, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका 3 टाइम्स हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी चार्ज से डिवाइड करें तो वैल्यू एक ही आती है, ठीक है। यानी अगर यू ये जो पहला 2.4/16 करें, ठीक है, या 4.8 10⁻17 ओवर 3.2 10⁻19 करें। अब कोई भी u को किसी भी q से डिवाइड कर दें फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, तो आपके पास जो एनर्जी आएगी, जो क्वांटिटी आएगी वो सेम होगी। दैट क्वांटिटी विच इज, आप इस इक्वेशन में आप देखें, इस इक्वेशन में कि दैट एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ये क्वांटिटी 150 जूल पर कूलम ही है, ठीक है। ऊपर एनर्जी है, नीचे चार्ज है, तो इसका यूनिट हो गया जूल पर कूलम। सो दिस क्वांटिटी जूल पर कूलम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें, 24.5 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू U ओवर Q। U इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड Q इज द चार्ज। और आपको पता है कि इसमें जो U है पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, Q भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आता है लेफ्ट साइड पर, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर की जो कैलकुलेशंस हैं वो हमेशा इजी होती हैं एज कंपेयर टू वेक्टर, क्योंकि पहले चैप्टर में कूलम्स लॉ में फोर्स थी, उससे अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो आप उन जगहों पर आपको वेक्टर एडिशन करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, या जस्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, आपको वेक्टर एडिशन नहीं करनी पड़ती। इस वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं सिस्टम को, तो आपके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो ज्यादा इजी हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं, तो जो चेंज इन पोटेंशियल है, दिस क्वांटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी इज डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल। दिस इज VF माइनस VI। V क्या था? U ओवर Q। तो ये डेल्टा, ये VF क्या हो जाएगा? UF ओवर Q, और VI क्या हो जाएगा? UI ओवर Q, ठीक है। तो ये आपके पास 24.6 इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा U ओवर Q। यानी डेल्टा U क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप चार्ज से डिवाइड करें, ठीक है, 24.6, तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। और अभी हमने देखा था पीछे कि जो ये डेल्टा U होता है ये माइनस W के इक्वल होता है। तो डेल्टा U को माइनस W पुट करें तो इक्वेशन 24.7 बन जाएगी। कि डेल्टा V क्या होता है? माइनस W ओवर Q, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा V, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, ये जो डेल्टा V है, अब अगर चेंज इन पोटेंशियल ना हो रहा हो तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ Q एंड W। Q का क्या साइन है, W के साथ माइनस है या W के साथ प्लस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा V becomes delta V becomes 0, positive or negative. Okay, if we set ui is equal to 0 at infinity,
क्योंकि देखें आप चार्ज मौजूद है, एक्सक्यूज मी सर, आप चार्ज जी बोलें। सर ये वर्क डन उस सूरत में 0 होगा जब दोनों पे एक ही किस्म का चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव है तो दोनों प्लेट्स पे पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो दोनों प्लेट्स पे नेगेटिव होगा। इस सूरत में ये वर्क डन 0 होगा। नहीं, एक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, ठीक है, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू लेट से 2 वोल्ट है। एक दूसरा पॉइंट है किसी तरह से, वहां पर भी 2 वोल्ट ही है, ठीक है। जी तो सर। क्या होगा कि चेंज इन पोटेंशियल तो ना हुआ फिर दो पॉइंट्स जी के दरमियान। ओके सर। डेल्टा V भी 0 होगा और W भी 0 ही आएगा, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि अगर देखें एक चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई चार्ज रखें तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने चार्ज रखा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा है, वो उस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था उस चार्ज के इन्फ्लुएंस से बाहर है। जो उस चार्ज के इन्फ्लुएंस से बाहर हो तो हम उसको इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं ना। अब चाहे वो 10 किलोमीटर दूर पड़ा हो या उस फील्ड के यस बाहर सर। पड़ा, उस फील्ड के बाहर भी जो पड़ा होगा वो उसके लिए इन्फिनिटी होगा। तो हम उस और अगर फील्ड से बाहर है तो हम ये उसके लिए u इज इक्वल टू 0, ui इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई लाखों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, उसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब कि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ जी बोलें नूर सुल्तान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? चलें। तो उस सूरत में अगर हम इक्वेशन 24.7 में देखें तो ये v की वैल्यू आती है -w infinity over q. So w infinity is the work done by the electric field on the charged particle as that particle moves from infinity to point f. Okay. मेरे पास तो एडमिट की कोई मैसेज नहीं आया और 30 स्टूडेंट्स पूरे हैं। Okay. ओके, तो जब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन 24.8 इसमें वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल है और Q जो है उसका यूनिट कूलम है, तो V का यूनिट बनता है जूल पर कूलम और इस जूल पर कूलम को वोल्ट से शो किया जाता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है। यानी अगर 1 कूलम ठीक, अपना माइक बंद करो यार। अतीक इसमें अपना माइक बंद करो। ओहो, जो 1 वोल्ट है अभी हमने देखा, ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 मैं कुछ म्यूट कर देता हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, इसको हम वोल्ट पर मीटर से शो कर सकते हैं। आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वो 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन पर कूलम। तो ये न्यूटन पर कूलम, जो न्यूटन है वो वोल्ट इंटू कूलम है, ठीक है, आपको पता है QV के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह ये जूल आ गया। तो इस तरह ये कन्वर्जेंस जो 1 न्यूटन पर कूलम है इसको 1 वोल्ट पर मीटर में चेंज कर सकते हैं।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप न्यूटन पर कूलम में भी ले सकते हैं और वोल्ट पर मीटर में भी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें, प्रोटॉन की एनर्जी की बात करें, तो ये आती है 10⁻⁻19 जूल, 10⁻⁻18 जूल, 10⁻⁻20 जूल, इस ऑर्डर में आती है एनर्जी। तो इन एनर्जीज को फिर हम जूल की फॉर्म में नहीं लिखते। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होती है? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस भाई स्क्रीन शेयर तो हो रही है सबसे, अब आपको देखें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी। मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर हो रही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1 पॉइंट, वो एनर्जी है जो 1 एटॉमिक चार्ज यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल 1 वोल्ट के पोटेंशियल में अगर वो मूव कर रहा है, तो वो जितनी एनर्जी गेन वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो अब जिस तरह अल्फा पार्टिकल की एनर्जी लेते हैं हम, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हम कहते हैं 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इसी तरह कोबाल्ट 6d से जो गैमा रे निकलती है उसकी एनर्जी 1.17 MeV होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उनको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं, और इस तरह ये चीज याद भी रह जाती है। अदरवाइज अगर ये नंबर्स याद रखने पड़े कि किसी की एनर्जी जी 1.3 × 10⁻⁻14 जूल होती है, एक की हम कहें भी -17 जूल होती है, एक की कहें -12 जूल होती है, तो वो हम याद भी नहीं रख सकते, वो हमारे लिए कंपैरिजन भी करना मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इट इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पर वोल्ट। उसके बाद इसी टॉपिक में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स। क्योंकि देखें अप्लाइड फोर्स जो है वो वर्क डन करती है, तो वो वर्क डन कितना है वो हम मालूम कर सकते हैं। Suppose we move a particle of charge q from point I to point F in an electric field by applying the force into it during the move. We applied force. जो हम फोर्स कर रहे हैं वो वर्क डन कर रही है, उसको हमने कहा ये W ऐप है, अप्लाइड वर्क, ठीक है। ये अप्लाइड वर्क है। अब मैं नेक्स्ट पेज शेयर करने लगा हूँ, प्लीज। अच्छा एक मिनट है। अच्छा क्योंकि ये जूम मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आपको मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप दोबारा ज्वाइन करें सारे, ठीक है।